हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में नेपाल देश ने विदेशी जो महिलाएं हैं जो वहां पे रहती हैं, शादी के माध्यम से उस देश में रहती हैं, उनको नेपाली नागरिकता देने के लिए कहा है कि 7 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अर्थात आपको रेगुलर 7 साल नेपाल में रहने के बाद ही आपको नेपाल की नागरिकता दी जाएगी। इसी के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक को हम रियलिटी ऑफ नेपाली वुमेन सिटीजनशिप के नाम से जानेंगे। अभी हाल ही में नेपाली संसद के तीनों दलों ने आपत्तियों के बीच नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए बिल का समर्थन किया और समर्थन के बाद इसे कानून का नया रूप भी दिया जा चुका है, जो नेपाल देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा व कठोर कदम माना जा रहा। वहीं इस नागरिकता अधिनियम को लेकर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया और सुझाव भी आ रहे हैं कि क्या वास्तव में इससे नेपाल की जनता का फ़ायदा होगा या सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। इस पूरे वीडियोज़ में हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि इससे चुनौतियां क्या आ रही है। इसका एहसास होना शुरू भी हो चुका है। अभी यह डायरेक्ट रूप से प्रभावित तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ही समय में नेपाल की जनता को समस्या होनी शुरू हो जाएगी। नागरिकता अधिनियम 2063 में एक संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि नेपाली पुरुषों से विवाहित महिलाओं को प्राकृतिक नागरिकता हासिल करने के लिए 7 वर्ष का इंतजार करना होगा। नेपाल देश की सदन समिति पिछले 2 वर्षों से विधेयक पर विचार विमर्श कर रही थी। सदन समिति के अध्यक्ष शशि श्रेष्ठ ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमत मतों के समर्थन में है। नेपाल में 7 वर्ष तक लगातार रहने के बाद एक नेपाली पुरुष से शादी करने वाली एक विदेशी महिला को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जाएगी। 27 सदस्यीय समिति में वर्तमान सरकार के साथ 16 सदस्य बहुमत में थे। नेपाली कांग्रेस के 6 सदस्य और राष्ट्रीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के 2-2 सदस्य इसमें थे और नेपाल मजदूर किसान पार्टी का भी एक सदस्य 27 सदस्यीय समिति में हिस्सा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इन 27 सदस्यों में से 8 महिला सदस्य भी हैं, जिनमें से शशि श्रेष्ठ इस समिति की अध्यक्ष भी हैं। नेपाली नागरिकता अधिनियम के अगर खंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट है 5.1 में, अगर आप जानें तो इससे कई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। नेपाली नागरिकता अधिनियम के खंड संख्या 5.1 के अनुसार विदेशी महिला तुरंत नेपाली पुरुष से शादी करने के लिए नागरिकता के लिए पात्र है, जबकि विदेशी पुरुष के लिए कोई प्रावधान नहीं इसमें किया गया है। जो नेपाली महिला से शादी करता है, विदेशी पुरुषों को नेपाल में न्यूनतम 15 वर्षों तक रहने की आवश्यकता होती है। उसके बाद उस व्यक्ति को, जो विदेशी व्यक्ति है, उसको नेपाल की नागरिकता दी जाती है। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस पार्टी में, जो विपक्ष की पार्टी में है, 3 पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी का एक ही मत है कि यह नेपाली संविधान के खिलाफ है। यह अंतरिम संविधान 2006 के प्रावधान के खिलाफ है, जिसके अनुसार नागरिकता अधिनियम 1963 ने विदेशी महिलाओं को प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दे रखी है। इसी के साथ वर्तमान नेपाल सरकार के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने कहा कि प्राकृतिक नागरिकता का विषय किसी व्यक्ति के अधिकारों से ज़्यादा देश की सुरक्षा के साथ है, इसीलिए इसे देश में लागू किया जा रहा। नेपाली गृह मंत्री ने जोर देते हुए अपनी बात को रखा कि प्राकृतिक नागरिकता व्यक्तियों के अधिकारों के बजाय देश की प्रगति और अस्तित्व से जुड़ी हुई है। इसी जवाब के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वैवाहिक नागरिकता के पिछले प्रावधान में बदलाव से संवैधानिक संकट आ जाएगा, क्योंकि नेपाल के संविधान के चार्टर के अनुच्छेद 289 में बताया गया बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जन्म से नेपाली नागरिक देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और सुरक्षा बलों के प्रमुखों के लिए निर्वाचित व मनोनीत या नियुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात इन सभी पदों पे जो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इसीलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, राज्य के प्रमुख, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और सुरक्षा बलों के जो प्रमुख होते हैं, इन सभी पदों पे नेपाल के जो मूल निवासी हैं वही इन पर नियुक्त किए जा सकते हैं या उनको वहां पे पोस्टिंग दी जा सकती है। इस अधिनियम को लेकर विवाद बढ़ते देख नेपाल सरकार ने संसदीय समिति से एक प्रावधान भी शामिल किया कि नेपाली पुरुषों से विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को एक अस्थायी निवासी पहचान पत्र दिया जाएगा जब तक वो नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर नहीं लेंगी। जैसे 7 साल का जो समय होगा, उनके लिए उनके पास क्या ऐसा अधिकार होगा या किस आधार पर वो अधिकार या उस तरह से सुविधाएं ले सकती हैं जैसे एक मूल निवासी को दिया जाता है, जो उन्हें प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का
लाभ लेने की अनुमति देगा। जब वर्तमान सरकार ने कहा कि इस अधिनियम पर फैसला बहुमत के आधार पर किया जाएगा, तो संसदीय राज्य मामलों और सुशासन समिति के कांग्रेस सदस्य दिलेंद्र बड्डू ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 2063 को सभी दलों की सहमति के आधार पर तैयार किया गया था और संवैधानिक प्रावधान कुछ लोगों को छोड़कर राजनीतिक अधिकारों की अनुमति देता है और सभी दलों की सहमति से अपनाए गए थे। प्रावधान को कोई एक राजनीतिक पार्टी बदल नहीं सकती। वहीं नेपाल देश की अधिकारकर्ता ने नेपाली पुरुषों से विवाहित विदेशी महिलाओं के लिए 7 वर्ष की आवश्यकता को एक विरोधी कदम बताया है। जैसे यहाँ पे और लोगों के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य इस समय है मोहना अंसारी ने बताया कि नागरिकता का मुद्दा एक व्यक्ति के मानवाधिकारों के साथ साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से दोषपूर्ण प्रावधान का मतलब कि महिलाएं अपने मूल मानवाधिकारों से वंचित रहेंगी। यह प्रावधान केवल संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है जो समानता सुनिश्चित करता है, बल्कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल जो इस तरह से अधिकार दिया जाता है घोषणा के एकदम खिलाफ है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही जिसे हमें ध्यान देना ही होगा कि नेपाली पुरुषों से विवाहित विदेशी महिलाओं के बच्चे 7 वर्ष की अवधि से पहले ही अपने रिश्तों को खराब कर लेंगे, क्योंकि उनको वो अब सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए और इस तरह से ये बच्चों को स्टेटलेस बना सकता है। विदेशी महिलाओं और विदेशी पुरुषों से विवाह करने वाली हाउस कमेटी ने भी नेपाली नागरिकों से अलग तरीके से शादी करने को लेकर चिंता व्यक्त की है। अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्त करने के लिए नेपाली महिलाओं से शादी करने के बाद एक विदेशी पुरुष को 15 वर्ष तक का इंतजार करने का प्रावधान दर्शाता है कि कैसे नेपाली पुरुषों की तुलना में राज्य अभी भी महिलाओं के द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में मान्यता देता आ रहा है। इस प्रकार उनके लिए कम विशेषाधिकार है अगर देखा जाए नेपाल में पुरुषों और महिलाओं के बीच में। वर्तमान सरकार के एक कानूनविद और अधिकार कार्यकर्ता विंदा पांडे का कहना है कि हम पार्टियों से निवेदन करते हैं कि संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम को पुरुष या महिला नहीं बल्कि नागरिक कहा जाना चाहिए, जिससे सेक्स के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो पाए और इस प्रकार इसका नाम एक विदेशी नागरिक से शादी करने वाला विदेशी नागरिक कानून कहा जाना चाहिए। पिछले वर्ष ही एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि महिलाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर समान अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी जितने नियम कानून हैं, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग नेपाल में 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में नागरिकता क्लियर नहीं है कि ये यहाँ के नागरिक हैं या नहीं। जबकि महिलाओं के अधिकारों को कमज़ोर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसी शनिवार को सत्य और सुलह आयोग के पूर्व सदस्य मंचला झा ने भी 7 वर्ष के शासन के पीछे तर्क पर सवाल उठाया। इनके अनुसार नए नागरिकता अधिनियम के अनुसार प्राकृतिक नागरिकता के लिए 7 वर्ष का प्रावधान है। मंचला झा के सवालों पर आप सभी को ध्यान देना होगा। प्रश्न इनका यह है कि यदि प्रश्न राष्ट्रवाद का है तो 7 वर्ष बाद राष्ट्रवादी बनने की क्या गारंटी है। अगर ऐसा ही लग रहा है तो इसके पहले की महिलाओं में जिनको नागरिकता दी गई है कितनी महिलाएं देशद्रोही पाई गई हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि 7 साल पहले अगर उनको नागरिकता दिया जाता रहा तो नेपाल में आतंकवाद बढ़ता रहा या और घटनाएं होती रहीं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पहले जितनी महिलाओं को नागरिकता दिया गया है, चाहे वो भारत की हो या किसी भी देश की हो जिनको भी नागरिकता दिया जाता है, तो ऐसे में ये भी हमें चेक करना होगा या इसके पहले हमें आकलन करना होगा कि जितनी महिलाओं को दिया गया उसमें से कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने नेपाल देश के बारे में अच्छा नहीं सोचा या अच्छा कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे आप सभी को इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। इसी अधिनियम में उस विशेष खंड की बारीकियों से परे जो हमें याद आ रहा है वह नागरिकता के विचार एक विवादास्पद बहस भी है, जो न केवल कानूनी अधिकार के रूप में बल्कि नागरिकों के मानवीय समाज बनाने के लिए एक आदर्श के रूप में भी है। हमें यह पूछना चाहिए कि क्या नागरिकता नागरिकों की पहचान, संबंधित, स्वामित्व और सामाजिक न्याय की भावना प्रदान करने में मदद करती है या नहीं। भले ही उन्हें प्राकृतिक रूप से या वंश द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र मिला हो, इससे भी बड़ी चिंता की बात यह होनी चाहिए कि क्या नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को एक प्रमाणिक नागरिक के रूप में कानूनी अधिकार से अलग एक इंसान के रूप में समान सामाजिक अधिकार प्राप्त है या नहीं। क्योंकि जो सामाजिक अधिकार होता है ये आपको मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी देश के रहने वाले और कहीं पर भी रहते हो। अभी तक मैंने बात किया कि जो अभी हाल ही में जो नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है उसके आधार पर बात किया, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा
कि अगर इतिहास में देखा जाए, अगर 70 से 80 साल पीछे जाया जाए तो नेपाल के नागरिकों को उसके साथ साथ विदेश के अन्य नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सस्ते हवाई यात्रा के आने तक वैश्विक यात्रा पूरी तरह से खुली हुई रहती थी। जहां पर भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, कोई भी परमिशन, कोई भी वहां पे पासपोर्ट नहीं लगता था। यदि कोई नेपाली काठमांडू घाटी की सीमाओं के बाहर कदम रखता है तो दुनिया मानो उसके लिए खुल गई है। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात क्या है। इसी तरह से ब्रिटिश क्षेत्रों में कदम रखने का मतलब था कि मौजूदा अफगानिस्तान से मलेशिया तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत में भी अंग्रेजों का शासन था। ऐसे ही आप मलेशिया और आसपास देशों में भी देख सकते हैं कि जहां पे अलग अलग देशों का उपनिवेश बना हुआ था। नेपाली राणा शासन के समय तक बेहतर संपत्ति इकट्ठा कर सकते थे। नेपाली तिब्बत में भी अपनी संपत्ति रख सकते थे। नेपाली को उस समय के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में शामिल होने का महान विशेष अधिकार प्राप्त था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अंग्रेज थे वो नेपालियों से जीत नहीं पाए थे। इसलिए नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी भी देश का या उपनिवेश नहीं बनाता। और बहुत से नेपाली परिवारों की संपत्ति भारत के बर्मा, जो बर्मा आज जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं देश को, वह पहले भारत का ही हिस्सा था। भारत और तिब्बत से प्राप्त धन आती थी, जबकि नेपाली विदेश यात्रा करने और अपने देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे। विशेष रूप से काठमांडू घाटी में और बाहरी लोग इन क्षेत्रों में नहीं आ सकते थे। यहाँ तक कि तराई के लोगों को भी काठमांडू घाटी में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। यह मानसिकता 20वीं सदी के अंत में लोगों के सिर में बनी रही और आज भी यही मानसिकता बनी है कि इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में ना आएं, इस देश के लोग यहाँ पे ना बसें, और ऐसी ही समस्याएं हर देशों में बनी हुई है। बेशक माना यह भी जाता है कि नेपालियों ने भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसना शुरू कर दिया और अपने यहाँ बाहरी लोगों पर प्रतिबंध भी लगाना जारी रखा। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, यहाँ पे जाके रह सकते हैं, लेकिन ऐसा उस समय भी था कि नेपाल देश ने अपने देश में बाहरी लोगों को आने से पहले ही मना कर रखा था। फिर चाहे वो नेपाल के लिए कितने भी फायदेमंद क्यों ना हो, नेपाल पर शासन करने वाले किरात राजाओं के अलावा लिच्छवी, मल, शाह और राणा शासन सभी भारत में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। फिर भी नेपालियों को यह समझने में बहुत ही समय लग गया कि कौन भारतीय है, कौन नेपाली है। यही लड़ाई आज भी बनी हुई है। जैसे मधेसी जो लोग हैं, जो तराई क्षेत्र के लोग हैं, नेपाल के जो मूल निवासी हैं वो उनको नहीं मानते कि ये नेपाल के ही लोग हैं, इसलिए विवाद हमेशा बना रहता है। शायद हम नागरिकता की नीतियों के इरादे के बारे में कभी सुनिश्चित ही नहीं थे कि कौन किस देश का है, कौन किस देश का नहीं है, आप कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हमने देखा है कि यूरोपीय देशों में एक महिला के जीवन की गुणवत्ता खाड़ी देशों में अगर देखा जाए तो एक महिला के जीवन की गुणवत्ता से तुलना में बहुत ही अधिक है। जैसे आप स्वीडन, नॉर्वे व डेनमार्क से तुलना करके देख लें, आपको सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। दोनों ही क्षेत्रों में समान स्तर की आय होने के बाद भी इतना बड़ा अंतर है महिलाओं के जीवन में। कई अध्ययनों से पता चला है कि जो देश महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार देता है वे समग्र मानव विकास, विशेष रूप से नवाचार में पीछे हैं। नेपाल को 21वीं सदी की वास्तविकताओं को समझने की ज़रूरत है, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, न कि पीछे जाने की। अन्यथा जैसा कि एक पत्रकार ने कहा है कि हम अंत में सऊदी अरब की तरह हो सकते हैं, जहां हम सभी जानते ही हैं कि राज्य और उसके नागरिक महिलाओं को कैसा अधिकार देते हैं, कितनी पाबंदियां आज सऊदी अरब में महिलाओं के ऊपर लगी हुई हैं। तो ऐसा कहीं नेपाल में ना हो जाए, क्योंकि भारत में देखा जाए तो भारत में भी अभी भी महिलाओं को कम अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, लेकिन जब तक सरकार के साथ साथ वहाँ के निवासी, मूल निवासी जब तक उसे अपनाएंगे नहीं, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सभी तरह से अधिकार नहीं देंगे, तब तक ये महिलाओं और पुरुषों के बीच में इतनी बड़ी असमानताएं बनी रहेंगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि वास्तव में ये जो नागरिकता अधिनियम लागू किया गया नेपाल में, इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदे से कहीं अगर अधिक नुकसान होता है तो उस नियम को वहीं पर रोक देना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की बात की जाए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।